गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा हम एमबीओ की तकनीक को पढ़ रहे थे। एमबीओ की तकनीक उद्देश्य द्वारा प्रबंध की तकनीक है और उद्देश्य द्वारा प्रबंध की तकनीक मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव और एमबीओ की तकनीक में हम टॉपिक पढ़ रहे थे कि इस तकनीक से क्या क्या लाभ किस किस वर्ग को प्राप्त होते हैं। जिसमें हमने पढ़ा, फर्स्ट नंबर पॉइंट हम पढ़ रहे थे, संस्था को कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो संस्था को प्राप्त होने वाले लाभों की हम चर्चा करेंगे। देखें, फर्स्ट पॉइंट है संस्था को लाभ। उद्देश्यानुसार प्रबंध को अपनाने से संस्था को अग्रलिखित लाभ प्राप्त हो सकते हैं। पहला, श्रेष्ठ प्रबंधन। कि प्रबंधन क्या होता है? प्रबंधन श्रेष्ठ किया जा सकता है। दूसरा, श्रेष्ठ नियोजन किया जा सकता है। तीसरा, संगठन की स्पष्टता, संगठन के उद्देश्यों की स्पष्टता हो सकती है। वचनबद्ध निष्पादन, जो निष्पादन है वो वचनबद्ध हो सकता है। और प्रभावी नियंत्रण को प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आप फर्स्ट नंबर पहले बिंदु पे आएंगे, श्रेष्ठ प्रबंधन। श्रेष्ठ प्रबंधन क्या कहता है? उद्देश्यानुसार प्रबंध की प्रणाली से प्रबंधकीय कौशल एवं निष्पादन में सुधार होता है। इस प्रणाली को अपनाने से प्रबंधक अपने संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला बिंदु क्या हुआ? श्रेष्ठ प्रबंधन। श्रेष्ठ प्रबंधन में आपने क्या समझा कि उद्देश्यानुसार प्रबंध की प्रणाली से प्रबंधकीय कौशल एवं निष्पादन में सुधार होता है। इस प्रणाली को अपनाने से जो प्रबंधक हैं वो अपने संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं और संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करके वो संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करके संगठन को एक मार्ग की तरफ आगे बढ़ने की तरफ अग्रसर करते हैं, संगठन को वो मार्ग दिखाते हैं। तो श्रेष्ठ प्रबंधन किया जा सकता है। दूसरा बिंदु कहता है श्रेष्ठ नियोजन। क्या किया जा सकता है? नियोजन को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है इस तकनीक को काम में लेकर के। नियोजन को श्रेष्ठ कैसे बनाएंगे? उद्देश्यों के स्पष्ट निर्धारण, कार्य योजनाओं के निर्माण तथा उत्तरदायित्वों के निर्धारण से प्रभावी नियोजन संभव हो पाता है। उद्देश्यों के स्पष्ट निर्धारण, कार्य योजनाओं के निर्माण तथा उत्तरदायित्वों के निर्धारण से प्रभावी जो नियोजन है वो संभव हो पाता है। तो जो श्रेष्ठ नियोजन है वो किया जा सकता है, श्रेष्ठ नियोजन संभव हो सकता है, अच्छी योजना बनाई जा सकती है। आप कहेंगे कैसे? उद्देश्यों के निर्धारण से। जब आपने उद्देश्यों का निर्धारण कर दिया तो योजना अपने आप ही अच्छी हो जाती है और इससे नियंत्रण भी अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उद्देश्यों का निर्धारण करने से आप ये चाहेंगे कि उन्हीं उद्देश्यों को यथा समय रहते हुए पूरा किया जाए। तो आप क्या करेंगे? अनुशासन की प्रक्रिया को काम में लेंगे, ये देखेंगे किन व्यक्तियों ने काम पूरा किया है और किन्होंने नहीं किया है, तो अपने आप ही नियोजन क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। तीसरा बिंदु कहता है संगठन की स्पष्टता। संगठन की स्पष्टता का बिंदु क्या कहता है कि इस प्रणाली से संगठनात्मक भूमिकाओं, संरचनाओं, सत्ता, दायित्व, कार्य, भारार्पण आदि की स्थिति भी बहुत स्पष्ट हो जाती है। संगठन की स्पष्टता का बिंदु क्या कहता है कि इस प्रणाली से जो संगठनात्मक भूमिकाएं हैं वो संगठनात्मक भूमिकाएं, संरचनाओं, सत्ता, दायित्व, कार्य, भारार्पण आदि की स्थिति भी बहुत अधिक स्पष्ट हो जाती है और इन स्थितियों को आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उद्देश्यों की स्पष्टता होगी तो संगठन की स्पष्टता होगी और संगठन और उद्देश्यों की स्पष्टता से जो सत्ता है, जो भूमि है, सत्ता है, जो संगठनात्मक संरचनाएं हैं, संगठन में व्यक्तियों की भूमिकाएं हैं, कार्य है, भारार्पण है, उनकी स्थिति आसानी से स्पष्ट हो जाती है। तो स्पष्टता अपने आप ही भ्रम की स्थितियों को समाप्त कर देती है और आसानी से लक्ष्य पूरे हो जाते हैं। अगला बिंदु कहता है संगठन की स्पष्टता के बाद में वचनबद्ध निष्पादन।
कि जो निष्पादन है वो कैसा होना चाहिए, वचनबद्ध होना चाहिए। आप एमबीओ की प्रक्रिया के माध्यम से, एमबीओ की तकनीक के माध्यम से निष्पादन को वचनबद्ध बना सकते हैं। वचनबद्ध जो निष्पादन है वो किया जा सकता है। उद्देश्य अनुसार प्रबंध कर्मचारियों में अपने कार्य व उद्देश्यों के प्रति एक प्रतिबद्धता को उत्पन्न कर देता है। प्रत्येक कर्मचारी के समक्ष अपने लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तथा वह कुछ प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहा होता है। ठीक है, तो वचनबद्ध निष्पादन का बिंदु क्या कहता है कि उद्देश्य अनुसार जो प्रबंध है वो कर्मचारियों में अपने कार्य और उद्देश्यों के प्रति एक जो प्रतिबद्धता है वो उत्पन्न कर देता है। प्रत्येक कर्मचारी के समक्ष अपने लक्ष्य स्पष्ट होते हैं और वह कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, तो वचनबद्ध निष्पादन हो सकता है। वचनबद्ध प्रतिबद्ध निष्पादन पूरा हो पाता है। भाई कर्मचारी जो हैं वो निर्धारित किए गए लक्ष्यों को पाने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे, तो प्रतिबद्धता अपने आप ही लक्ष्यों को पूरा करने की तरफ उनको अग्रसर करती है। और लास्ट बिंदु कहता है संस्था को और क्या लाभ प्राप्त होंगे। संस्था को लाभ प्राप्त होते हैं प्रभावी नियंत्रण के। पहले भी मैंने अभी बताया था कि आप इस प्रणाली के माध्यम से प्रभावी नियोजन भी कर सकते हैं, तो प्रभावी नियंत्रण भी किया जा सकता है। प्रभावी नियंत्रण उद्देश्य अनुसार प्रबंध के कारण कर्मचारियों, लक्ष्यों, योजनाओं, कार्यकलापों, कार्य प्रगति आदि पर प्रभावी नियंत्रण जो है वो बना रहता है। प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। उद्देश्य अनुसार प्रबंध के कारण कर्मचारियों, लक्ष्यों, योजनाओं, कार्यकलापों, कार्य प्रगति आदि पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका टॉपिक हो गया प्रभावी नियंत्रण का, और इसके साथ में आपने पूरा कर लिया संस्था को होने वाले लाभ कौन कौन से उनके बारे में। ठीक है, अगले बिंदु पे आ जाएं, उच्च प्रबंधकों को लाभ। अगला बिंदु आता है उच्च प्रबंधकों को लाभ। पहला लाभ आपने पढ़ा संस्था को, दूसरा लाभ हम पढ़ेंगे उच्च प्रबंधकों को लाभ क्या है, और तीसरा वर्ग और तीसरी कैटेगरी है अधीनस्थों को लाभ कौन कौन से हैं। तो हम दूसरे वर्ग पे आते हैं, दूसरे हम ग्रुप पे आते हैं। उच्च प्रबंधकों को कौन कौन से लाभ हैं, उच्च प्रबंधकों को कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। उद्देश्य अनुसार प्रबंध में उच्च प्रबंधकों को भी लाभ प्राप्त होता है। ये लाभ इस प्रकार से हैं। पहला बिंदु है अधीनस्थों का मार्गदर्शन करने में आसानी होती है। दूसरा बिंदु है अधीनस्थों के कार्यों के मूल्यांकन का उचित आधार मिल जाता है। तीसरा बिंदु है अधीनस्थों को आसानी से विपरीत किया जा सकता है। और चौथा बिंदु है विभागों और कर्मचारियों के मध्य में समन्वय सरल हो जाता है। ठीक है, क्या समझ में आया। पहला बिंदु अधीनस्थों का मार्गदर्शन करने में आसानी रहती है। दूसरा बिंदु अधीनस्थों के कार्यों का जो मूल्यांकन है वो उस मूल्यांकन का उचित आधार मिल जाता है। आसानी से आप अधीनस्थों के कार्यों का मूल्यांकन कर सकते हैं। तीसरा बिंदु कहता है कि अधीनस्थों को आसानी से क्या किया जा सकता है, अधीनस्थों को आसानी से अभिप्रेरित किया जा सकता है। और तीसरा बिंदु कहता है विभाग और कर्मचारियों के मध्य में क्या सरल हो जाता है, समन्वय सरल हो जाता है। विभाग और कर्मचारियों के मध्य में जो समन्वय है वो सरल हो जाता है। विभाग और कर्मचारियों के मध्य में आसानी से समन्वय को स्थापित किया जा सकता है। ये इसका दूसरा वर्ग, दूसरा लाभ है। उच्च प्रबंधकों को कौन कौन से लाभों की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो आज हमने 2 वर्ग पढ़ लिए हैं। कल हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर तीसरा वर्ग पढ़ेंगे, अधीनस्थों को कौन कौन से लाभों की प्राप्ति होती है। अगर एमबीओ की तकनीक को अपनाया जाए तो अधीनस्थों को कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। और उसके बाद में इसका एक लास्ट टॉपिक बचेगा, एमबीओ की सीमाएं और हानियां कौन कौन सी हैं। आप लाभ तो पढ़ रहे हैं कि संगठन एमबीओ को अपनाता है तो इन लाभों की प्राप्ति होती है, लेकिन इसकी कुछ हानियां भी है, तो उन हानियों को हम और पढ़ेंगे। तो एक लाभ का वर्ग रह गया, दूसरा हानि हो गई, और हानि एक लाभ को और दूसरी हानि को पढ़ने के बाद में हम अगली तकनीक एमबी की तरफ आएंगे, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, अपवाद द्वारा प्रबंध की तकनीक क्या है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।